नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं अमृता सिंह। पश्चिम बंगाल चुनाव के कल नतीजे आए हैं, जिसके बाद ममता की बहुत बड़ी हार हुई है और अब आज एक और खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि ममता बनर्जी ने अपना इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि मेरे इस्तीफा को मैं इस्तीफा नहीं दे सकती, मैं इसे खारिज करती हूँ, मेरे इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं मुचकुंद जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार विशाल जी मौजूद हैं। इसी विषय में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बंगाल में क्या कुछ हो रहा है और ममता अब क्या करने वाली है। तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा विशाल जी आपसे कि आपको क्या लगता है कि क्या ममता अब आगे उनका क्या कुछ होगा, क्या करने वाली हैं वो? अमृता, देखिए, ममता बनर्जी जो है इस तरह की चीज़ों के लिए जो अप्रत्याशित किस्म का जो एक उनका निर्णय, मतलब निर्णय तो नहीं कहेंगे, वो बहुत ही सोच समझकर वो चीज़ों को नहीं होता है कि एक इशू बनाना, वो इसमें माहिर है। उनकी पूरी राजनीति पॉलिटिकल कैरियर को आप देखिएगा तो आज से नहीं, कभी उन्होंने जो है लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर जो है वो पेपर फेंके हैं। अभी हाल फिलहाल में जो है वो अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी। अब जहाँ तक ये मतलब ये तो है, चूँकि भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हार के बाद सामान्यतः एक प्रक्रिया ये होती है कि मुख्यमंत्री जाकर जो है राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे देते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में भी आपने देखा है कि शालीन ने स्वीकार किया है। आप अपने से हार को स्वीकार करते हैं और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, आप उसको सम्मान के तहत की वजह जनता ने कहा कि आप जाइए। अब लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि एक अलग इशू है, चूँकि वो कल रात से ही वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे मेरे साथ बदसलूकी की गई, खासकर उनकी जो हार हुई है, निजी जो उनकी हार हुई है, तो उसके बाद से इन्होंने अपना ये इशू बना दिया है। अब है कि अब होगा क्या, संवैधानिक स्थिति क्या है। तो संवैधानिक स्थिति क्या होती है कि देखिए, सीएम का पद का कोई ये नहीं, कोई टेन्योर नहीं होता है, मतलब है तो मूल 5 साल का होता है, लेकिन कई बार थोड़े समय के लिए राज्यपाल की अगर उसमें सहमति हो तो आप एक्सटेंड कर देते हैं किसी खास उसमें। अब यहाँ पर क्या होगा कि राज्यपाल जो है, अब उनके पास एक ही ऑप्शन होगा कि इनको कहें कि या तो आपके पास बहुमत है तो आप फ्लोर टेस्ट करें, है ना, फ्लोर टेस्ट करें, या इनको वो बर्खास्त कर सकते हैं, है ना, और बर्खास्त करने के बाद जिनके पास बहुमत है उसको आमंत्रित कर सकते हैं, सिंपल। अब ममता बनर्जी का सारा है कि एक इसको इशू बनाए, ये सारा मुद्दा जो है इसको ये इशू बनाने के लिए वो कर रहे हैं। विशाल जी, देखा हम ये भी कह सकते हैं कि शायद जो है ममता बनर्जी 15 साल से ऐसे इतने समय से वो राज कर रही है वहाँ पे कि शायद वो स्वीकार भी नहीं कर पा रही हैं इस चीज़ को कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहने वाली हैं। मुचकुंद जी, आपको क्या लगता है कि 9 मई को जो है शपथ ग्रहण होने वाला है, भव्य शपथ ग्रहण होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि क्या 9 मई तक ममता बनर्जी फैसला ले पाएंगी कि वो अब नहीं है मुख्यमंत्री? क्या इस बात को वो स्वीकार कर पाएंगे? बिल्कुल अमृता, ये देखा जाए तो एक तरह से ये जबरदस्ती का मामला है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद आप अपनी खुद सीट नहीं बचा पाई और बाकी चुनाव आप इतनी करारी हार हुई, सिर्फ आप 80 सीटों पे सिमट गई और इसके बाद भी आप अपनी हार एक्सेप्ट न करें। जैसे होता है ना कि कुर्सी का एक ठो मोह होना, 15 साल से आप एक कुर्सी पे बनी हुई थी और उस कुर्सी को छोड़ने में दिक्कत होगी, किसी को होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में अब राजयोग, सत्ता योग जिसको मिलता है तो वो उसको टेन्योर को पूरा करना चाहता है कि मैं न हटूं। लेकिन अब जब जनता, आज के समय में राजशाही तो है नहीं कि आप जबरदस्ती मतलब रह लोगे, राजा महाराजा हो कि लगातार चलेगा, ऐसा है नहीं। जनता का फैसला है, जनता जिसको चुनती है वहीं उस गद्दी पे बैठ पाएगा, क्योंकि जनता के हाथ में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता को पूरा दिया जाता है कि आप कैसे किसको चुनते हो, क्या करते हो। अब ये ममता बनर्जी की एक तरह से जबरदस्ती देखी जाएगी, क्योंकि ऐसे पीछे आप कई मामले देखे होंगे कि कुछ लोग चुनाव हारने के बाद अपना बंगला नहीं खाली करते हैं। ऐसे इन लोगों को अब इसमें सरकार सख्त कदम उठाती है, प्रशासन कदम उठाता है और उनको हटाता है, जबरदस्ती निकालता है। तो इससे वो जनता के बीच में भी आपका इसका गलत ही सेंस जाता है। आप अपनी हार को वो पचा नहीं पा रही हैं, कह रही हैं कि मैं 100 सीटें हमसे जबरदस्ती जीती गई हैं। चुनाव आयोग पे ब्लेम करना, सरकार पे ब्लेम करना कि चुनाव आयोग मिला हुआ है बीजेपी से और ऐसे गड़बड़ कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग मिलेगा तो और राज्यों में भी तो सीटें हैं जीतने के लिए। हर जगह बीजेपी अपनी सेटिंग करेगी और जीतेगी। क्यों 4 जगह? अभी आपने पीछे लोकसभा का चुनाव देखा, अल्पमत की सरकार गठबंधन
बना के बनाना पड़ा। अगर सेटिंग ही रहेगा, ईवीएम को ठीक करना रहेगा, सेट करना रहेगा, तो पूरा चुनाव पूर्ण बहुमत से 400 पार का नारा ये लोग दिए, लेकिन 400 सीट आ नहीं पाई। ऐसे में अब ममता बनर्जी का ये दिखा रहा है कि वो कैसे हड़बड़ाई हुई है अपनी हार को लेके, उनको हार बर्दाश्त अपना कर नहीं पा रही, इसलिए वो ऐसा माहौल बना रही है कि मैं माहौल बनाऊं। और 9 तारीख को शपथ ग्रहण है। सबसे बड़ी चीज़ कि रविन्द्रनाथ टैगोर की उस दिन जयंती भी बंगाल में मनाई जाएगी, उसी दिन शपथ ग्रहण कराया जाएगा। ये बीजेपी के लिए, और अमित शाह आपको मैं बताऊं तो पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं वहाँ के लिए। गृहमंत्री का पर्यवेक्षक बनना एक बड़ी चीज़ है, और ऐसे में ये ममता बनर्जी की करारी हार है, और करारी हार को एक्सेप्ट करें, ये उनको ऐसा करना चाहिए। जी मुस्कुन जी, देखिए क्या होता है ना कि कानून, जैसा कि अभी आपने बताया कि जहां अगर आवास खाली करने की भी बात होती है उसके लिए भी सख्त नियम कानून बनाए गए हैं, और जो है मुख्यमंत्री अब वो नहीं रही तो इसके लिए भी जो है कानून होते हैं। इस विषय में मैं जानना चाहूंगी आपसे विशाल जी कि कानून क्या कुछ कहता है इस बारे में, कि आपको क्या लगता है आज न कल वो कितने दिनों तक ऐसा कर सकती हैं, और कब तक उनको करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? देखिए अमृता, जहाँ तक मैंने पिछले भी कहा, जो संवैधानिक स्थिति है ये है कि खासकर अगर हम सीएम की बात करें तो इनको, अगर आपको लगता है, देखो सारा कुछ है कि बहुमत आपके पास है कि नहीं है। बहुमत इसे पूरी प्रक्रिया है कि चुनाव आयोग जो है वो राज्यपाल को सौंपता है, जो भी रिजल्ट आता है तो राज्यपाल के पास जानकारी होती है कि भाई इनके पास इतनी सीटें हैं। अब क्या है कि अब जैसे कि एक सामान्यतः प्रक्रिया, एक आदर्श प्रक्रिया तो ये है कि भाई ये खुद इस्तीफा दे दें। अभी तक हुआ है, आज तक भारत के इतिहास में शायद, मतलब इन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसी कोई घटना जो है ये दुर्लभ है कि कोई मुख्यमंत्री जो है, मैंने पहले ही कहा कि ममता बनर्जी की अपनी एक खास किस्म की अटेंशन ग्रैबिंग या एक इशू मेकिंग की अपनी राजनीति है, वो आज से नहीं है। कई बार ठीक है, कई बार वो कई अच्छे मुद्दों को लेकर, कई बार जो बड़े जो समाज के हित के मुद्दे हैं, लेकिन अभी जैसे क्या है कि अपनी सरकार के खिलाफ, मैंने कहा कि ये पहली बार वाकया हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपने सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठ गया। जो लगातार जो उनकी भाषा शैली, भाई 15 सालों से आप थी, है ना, तो अभी जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर के मामले में भारत में कभी इस प्रकार से, जो कि भारत एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर कि कभी सैनिक शासन भी नहीं रहा, तो हमने बड़ा एक सर्वोच्च किस्म की परंपराओं का पालन किया है, और ये राज्य में भी ये रहा है। अब मान लीजिए ममता बनर्जी का ये कहना कि भाई आपका आरोप यही है ना कि भाई उसमें धांधली हुई है, या जो भी आप कह रहे, तो ये बताओ भाई 80 सीटें आप कैसे जीत गए, या जो भी आपको मत मिले, आप ही को खुद जो मत मिले हैं वो ठीक ठाक वोट मिले हैं। आप 15 सालों से आप मुख्यमंत्री थी आप, ठीक है, तो ये है कि लोकतंत्र का एक प्रकार से अपमान है ये, मतलब सॉरी, जो जनमत का जो है वो अपमान है ये। आप कहीं से, जहाँ तक आपने बात की घर खाली करने, या ये 6 महीने का, अब तो पता नहीं कुछ कम हो गया है। एक होता है कि आप उसमें 2-3 महीनों के अंदर में जो आपका आवास है वो, मान लीजिए अगर मुख्य सीएम के लिए अलॉटेड है तो आपको वो खाली करना होगा, है ना। या जो लोग भी, खासकर ममता बनर्जी ही वो उसमें है कि भाई आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ भी ये कुछ वो करे, है ना। कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं, जो उनका एक नेचर है चीज़ों को इशू बनाना। एक होता है ना कि मतलब किसी भी प्रकार के इस नैरेटिव को कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है ना। और एक खास किस्म का एक भारत में सेगमेंट है जो इस चीज़ को लगातार हवा दे रहा है। कई बड़े पत्रकार हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, लगातार पिछले एक होता है ना कि विपक्ष के साथ समस्या क्या है भारत में, अगर हम ईमानदारी से, एक ईमानदार इंट्रोस्पेक्शन है ना, कि हमारी कहाँ गलती हुई है, हम इस पे नहीं बात करके तमाम उन इशू पर हम दमाम नहीं होता है। भाई केरल है, तमिलनाडु है, किसी ने बहुत लिखा कि केरल में ईवीएम जो है पूर्ण रूप से उसकी जीत हुई है ना। कहीं पे हाफ, किसी ने लिखा है कि हाफ जीते हैं और 2 जगहों पे। तो ऐसे नहीं चलता है। मतलब एक होता है ना कि भारत में कभी ये नहीं रहा है कि भाई अब हम हार गए तो हम उसको बोलेंगे कि तमाम होती हैं कई बार कुछ चीज़ें, ऐसा इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरी तरीके से इसको खारिज करने का प्रयास जो है ना वो मतलब कहीं से एक आदर्श जो राजनीति के जो सिद्धांत है, जो एक लोकतांत्रिक मर्यादा है जिसका सभी लोग पालन करते रहे, भारत की बड़ी खूबसूरती भी रही है, ये बड़ा भद्दा सा लग रहा है। जी विशाल जी, मुझको एक बात तो हम कह सकते हैं कि ममता का जो खौफ है वो भी जो है इस बार हमें देखने को मिला कि कैसे अब लोग ममता के खौफ में जाके वोट ना करके जो उन्हें चाहिए अपने मत की बिल्कुल लड़ाई लड़ा है सबने। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ममता कहीं ना कहीं इस बात से भी डर रही हैं कि उनका खौफ जो है वो बंगाल से जा चुका है? बिल्कुल अमृता, बिल्कुल, ये बिल्कुल रियल है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपना ताना बुना और जिस हिसाब से प्रचार प्रसार किया, गृह मंत्री को आप देखी होंगी
क्योंकि तो शुरू से ही उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भय निकालने की कोशिश की। और मैं आपको बताऊं तो 2021 में हार के बाद बीजेपी के पर्यवेक्षक वहाँ पे सुनील बंसल नियुक्त कर दिए गए 2022 में, और 2022 में वे बूथ तक जाके एक एक बूथ को टच किए और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया और उनके अंदर ये चीज़ डालने का काम किए कि नहीं, आपको डरना नहीं है टीएमसी से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं से डरना नहीं है। और उस हिसाब से अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा भेजी गई। गृहमंत्री ने कहा भी कि चुनाव होने के बाद आप लोग बिल्कुल निडर होकर वोट करिए और उसके 35-40 दिनों तक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे वैसी की वैसी रही होगी। अभी आपने एक वीडियो देखा आईपीएस, उत्तर प्रदेश के आईपीएस एक चहेते आईपीएस अजय पाल शर्मा वहाँ जाके देखे कि अगर कोई गड़बड़ी कर दिया तो उसका खैर नहीं है, उनका वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा। तो हो ना हो ये चीज़ बिल्कुल वहाँ बैठी, लोगों में निडर की भावना बैठी कि नहीं, बिल्कुल इस बार निडर होके वोट करना है, किसी के डर नहीं है किसी को, चाहे वो टीएमसी के गुंडे हो, चाहे वो बीजेपी के गुंडे, क्या कहे जाए, सबके वही हैं, कार्यकर्ता ही हैं। अब ऐसे में गुंडा सब प्रयोग करना ठीक भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल थी कि आपको बिल्कुल निडर होकर वोट करना है, चाहे वो किसी भी पार्टी को आप करो, लोकतंत्र है, निष्पक्ष आपको वोट करना है और उसमें डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के आप सपोर्टर हैं, बीजेपी को वोट करिए, टीएमसी के सपोर्टर हैं, टीएमसी को करिए, कांग्रेस को करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो ना हो ममता बनर्जी का डर और वहाँ का किसी को डर, अब इस बार डरने की जरूरत नहीं थी, न उतनी झड़प भी देखने को पड़ी, क्योंकि प्रशासन इस बार काफ़ी मुस्तैद था और चुनाव जो हुआ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ। इसमें कोई नहीं, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, जो हारे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हमने हारा, उसके लिए आपको आगे मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि ये बड़ी दिक्कत है विपक्ष के अंदर कि वो अपने हार पे एनालिसिस नहीं करते बैठ के कि मैं क्यों हारा, क्यों उसका ईवीएम पे डायरेक्ट सवाल करते हैं। डायरेक्ट ईवीएम पे डायरेक्ट अटैक करेंगे। आप उस पर एनालिसिस करिए, आपके अंदर क्या कमी रह गई, मैं क्यों हार गया ये चुनाव, क्या दिक्कत हुई, क्या क्या कमी वहाँ रह गई, बीजेपी ने ऐसा कौन सा फैक्ट वहाँ पे निकाला कि जिससे मेरी कमी हो गई। आप 15 साल से एक ही मुद्दा को लेकर चलोगी तो जनता आज की समझदार हो चुकी है। पहले वाला वो माहौल नहीं रह गया कि नहीं एक पार्टी ये बन गई तो इस जाति की पार्टी बन गई, इसको लेके आप चलो तो इस पर जीत जाओ, ये चीज़ें पहले होती थी। अब ये चीज़ें बिल्कुल, क्योंकि आप कहीं की भी राजनीति उठा के देखो, अभी आपको देखो ओटीवी के विजय थालापति विजय, इतने बड़े एक्टर हो के और इतना बड़ी सीट जीते, मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर है, बताइए, वो पहली बार चुनाव में भी उतरे। तो ये चीज़ आज की जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। उसको अब पागल बनाना है, आप सोचे कि किसी चीज़ को जाति में बांट के, धर्म में बांट के, और मैं ये देखा कि ये प्रलोभन दे के किसी को बना ले, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। और अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, जीत को एक्सेप्ट करना चाहिए, और कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। जी जी, देखिए बहुत सिंपल बात बोले और बहुत सिंपल भाषाओं में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की राजनीति होती है, हार जीत तो तय है, जो आज जीता है वो कल हारेगा, जो कल हारा है वो आज जीतेगा, यही होता है। ममता जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि वो जो है अब चुनाव हार चुकी हैं, और शायद 15 साल बहुत लंबा समय होता है, इतने सालों से वो वहाँ पे राजनीति कर रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री रही, तो शायद उन्हें कुछ टाइम लगे, लेकिन आज न कल तो उन्हें ये चीज़ स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि अब वो बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं रही हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 मई को शपथ ग्रहण होगा और क्या कुछ होगा और ममता क्या कुछ करने वाली हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।